पार्लियामेंट को पावर्स मिल रही हैं। तो पार्लियामेंट में कौन है आपका, ये समय है इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी जी तो जो पॉजिटिव में थे, संसद को पावर देने के पॉजिटिव मूड में थे, उनसे खुश थी। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। 25 जून 1975 को इस देश में ब्लैक डे मनाया जाता है। 25 जून 1975 क्यों है, इसको संविधान का काला दिवस बोलते हैं, क्योंकि इस दिन क्या चला था आपका, इमरजेंसी लगी देश में, इमरजेंसी, इमरजेंसी लगी। और देखो अगर आप एक जागरूक छात्र हैं तो आप कभी पार्टी पक्ष के विशेष के होकर के चीजों को सीखने में मत रखना। आप एक पार्टी पक्ष के हो सकते हैं व्यक्ति, लेकिन जब आप चीजों को सीखें तो पार्टी पक्ष के विशेष में होकर के ना सीखें। नहीं मैं तो कांग्रेसी हूँ, इंदिरा गांधी जी ऐसा नहीं कर सकती, नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सकते। तो सबके अपने राजनीतिक फायदे हैं, जनता जनता है, नेता नेता है, ये अंतर आपको समझना ही होगा, है ना। तो 25 जून 1975, यहाँ पे एक बात समझना क्या हुआ था। अब इंदिरा गांधी जी ने इस टाइम पे, एक तो नोट करना 38वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 38वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, इसमें क्या कहा गया था, आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इंदिरा गांधी जी ने बोला, और ये पारित करा लिया, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। देखो इंदिरा गांधी जी कैसे थोपेंगी अब चीजों को। इमरजेंसी इन्होंने लगाई, ऐसा हो सकता था ना, इनको भी पता था कि भाई इमरजेंसी कभी ना कभी तो हटेगी, कभी हटेगी तो ऐसा भी हो सकता है जनता का आक्रोश और जनता सरकार को बदल दे, और जनता सरकार को बदलेगी तो कल को इस आपातकाल की जांच हो सकती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन सुना सकता है। तो उन्होंने बोल दिया कि आपातकाल की न्यायिक समीक्षा ही नहीं हो सकती, यानी कि जो इमरजेंसी है उसको जुडिशली रिव्यू नहीं किया जा सकता। पहली चीज तो ये की इन्होंने, अपना बचाव कर रही है, यस और नो। अगला ही संविधान संशोधन किया, 39वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे पीएम हो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, इनका जो चुनाव हुआ है, इनके चुनाव की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, चुनाव की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। यानी इंदिरा गांधी जी, मैंने बताया था, सीट हार चुकी थी, मशीनरी का प्रयोग करके इन्होंने अपनी जीत घोषित दिखाई, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। डिसीजन आना था दरअसल में उसके ऊपर। एक बचाव ये कर लिया कि भाई कभी आपातकाल हटेगा तो जो आपका जो पीएम है, पीएम की जो चुनाव हुआ है उसकी जुडिशली रिव्यू आप उसको नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं, थम्स अप करके मुझे बताओ कि अपना बचाव कर रही हैं, हाँ या ना, अपना बचाव कर रही हैं, ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज इन्होंने की यहाँ पर 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसमें तो चीजों को ही बदल दिया। अब ये भी तो हुआ कि भाई मान के चलो गवर्नमेंट आके इसको बोल दे, आपातकाल की गवर्नमेंट आके इसको बोल दे अगली वाली, अब गवर्नमेंट कल को आके जब नई सरकार बदलेगी तो ये भी तो कह सकती है जो ये संविधान संशोधन हुए हैं ये ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट कल को इन संविधान संशोधन पर भी तो बोल सकता है। तो साथ में कहा कि जो भी संविधान संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। चारों तरफ से खुद को सेफ कर लिया या नहीं किया, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, मतलब उसको भी जुडिशली रिव्यू नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी कैंट बी जुडिशली रिव्यूड, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर विल नॉट बी जुडिशली रिव्यूड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल नॉट बी जुडिशली रिव्यूड। बचाया खुद को, आप कहेंगे हाँ जी भैया अपने आप को बचा लिया। तो यहां तक की बात में देख रहे हो इंदिरा गांधी जी कितना दिमाग लगा रही हैं, लेकिन हुआ क्या, इंदिरा गांधी जी हार गई चुनाव। अगली सरकार आई, अगली सरकार ने आकर के सबसे पहले इसको बनाया, ठीक है, इसको बनाया। उन्होंने क्या बोला, आपका 43वें में, याद रख लेना कभी भी पूछा जाए आपातकाल की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इसको जो वापस किया गया था, ये शक्ति वापस दी गई थी, तो ये दी गई थी आपका 43वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। चुनाव की जो शक्ति वापस की गई थी, ये की गई थी 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बताओ 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सरकार बदली, मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने कहा नहीं ये चुनाव की समीक्षा हो सकती है, क्योंकि उनको तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जांच करवानी थी, आपातकाल की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने।
क्योंकि इस सरकार को भी तो बहुत सारे संविधान संशोधन करने थे, तो ये तो अगली सरकार के विपक्ष की बात थी, ये इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बातें थी। ये थी तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, लेकिन इसमें अगली सरकार का महत्व भी छुपा हुआ था कि भाई हम भी कल को कोई संविधान संशोधन अपनी मर्जी से कर पाएंगे। तो इस संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद काट दिया। क्या बोला गया? क्योंकि उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केस हुआ मिनर्वा मिल्स केस, उन्होंने कह दिया कि संविधान जो संशोधन हो रहा है ना, ये तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या बताया था मैंने कल आपको, कि वो मूल ढांचे में आता है, हाँ या ना, आता है कि नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे जी भैया आता है, मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको तो बदला ही नहीं जा सकता। तो ये जो वापस हुई शक्ति, याद रख लेना, आगे लिखते हैं, ये जो शक्ति वापस हुई आपका, यहाँ पे लिख लेना, एक केस हुआ था मिनर्वा मिल्स केस 1980, मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था प्यारे साथी आपका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, दोनों चीजों को कह दिया गया। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और साथ में एक जुडिशियल रिव्यू जो है आपका, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इन दोनों चीजों को क्या बोल दिया गया? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, इनको बोल दिया गया उन्होंने कि ये आपका मूल ढांचा है, ये संविधान का मूल ढांचा है। अब मूल ढांचा तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं की जा सकती? आप कहेंगे जी हाँ, यानी कि आपका संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भाई जो अगर मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है किसी चीज से, तो न्यायिक समीक्षा तो होगी, इसी चीज के लिए तो न्यायिक समीक्षा की जाती है। बहुत बढ़िया, आगे चले जी। यार इनको तुम ब्लॉक क्यों नहीं करते हो बच्चों को, जिनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में भी पढ़ना नहीं होता है, तो उनको मुक्ति दे दिया करो। आज के बाद यही। अब न्यायिक समीक्षा क्लियर है सारे लोगों को? थम्स अप करें। एक शब्द आता है न्यायिक सक्रियवाद, एक लाइन का शब्द है, इसको समझना, न्यायिक सक्रियतावाद, इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका छोटा सा शब्द ये है। मुझे एक बात बताइए, जैसे आप पीड़ित हैं किसी मामले में और आपकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, आपकी सुनवाई, आपने कोई आप याचिका भी आपने दायर नहीं की, ना आपने कोई केस किया है, कुछ नहीं किया है, तो आपके मामले की सुनवाई होगी कि या नहीं होगी? यानी आपके साथ कोई क्राइम घट हो गया और आपके साथ कोई घटना हो गई, और आपके साथ घटना होने के बाद में भी आपने उसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई, कहीं आप नहीं गए, कोई प्रार्थना पत्र आपने कहीं पर नहीं दिया, तो क्या कार्रवाई होगी? तो आप कहोगे पहली बात तो यह है कि इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडी का सिद्धांत। लोकस स्टैंडी का सिद्धांत ये कहता है कि जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जो शिकार हुआ है, उसको अपनी याचिका देनी पड़ेगी, यानी उसको एफआईआर करनी पड़ेगी या अन्य किसी ट्रिब्यूनल में या कहीं भी जा करके अपनी शिकायत देनी पड़ेगी। पीड़ित नहीं दे तो उसका परिवार दे, पीड़ित ना दे तो उसका परिवार उसको दे, ये लोकस स्टैंडी का सिद्धांत है। लेकिन आपको ये बात याद रख लेनी है, अगर कोई भी ना दे और सुप्रीम कोर्ट को खुद लगता है कि हाँ कोई ऐसा मामला घटित हो गया है और इस मामले में कोई आपका केस भी दर्ज नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इनिशिएट ले लेता है, खुद वो देख लेगा कार्यपालिका ये गड़बड़ कर रही है, बेशक कोई शिकायत करे या ना करे, विधायिका ये गड़बड़ कर रही है, कोई शिकायत करे या ना करे, खुद इनिशिएट ले देना, इसको क्या बोलते हैं? सक्रियतावाद, कि जुडिशरी हमारी एक्टिव हो गई ताकि न्याय सब तक पहुंचे। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलोगे? न्यायिक सक्रियतावाद, समझ गए? इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट खुद कार्यवाही जब शुरू करे, सुप्रीम कोर्ट खुद कार्यवाही शुरू करे, दोनों में अंतर क्या है? आप समझ गए होंगे इस बात को कि भाई न्यायिक समीक्षा तो ये है कि पहले से कुछ है उसकी समीक्षा हो रही है। सक्रियतावाद का मतलब है सुप्रीम कोर्ट खुद इनिशिएट लेकर के किसी चीज को शुरू कर रहा है कि हाँ
ये मामला सुना जाना चाहिए, बेशक कोई शिकायत है या नहीं है, कोई देश में बड़ी घटना हो गई, आपका मान के चलो कोई रेप केस हो गया, या कोई ऐसा कोई आपका देश के महत्व का कोई प्रश्न है, उस पर संबंधित कोई वाद हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इनिशिएट ले लेगा। बात क्लियर है? इतनी सी बात में कोई दिक्कत? अगली बात आती है हमारी, एक शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, जनहित याचिका। जनहित याचिका, इसी को लोकहितवाद भी कहते हैं। लोकहितवाद, जिसमें लोगों का हित जुड़ा हुआ हो, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंटरेस्ट लिटिगेशन। जितने भी साथी यूपीएसआई का एग्जाम देंगे, यूपीएसआई का एग्जाम कौन कौन देगा आप में से? तो वो तो पीआईएल तो एक चैप्टर है अलग से, आप जब पढ़ोगे उसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, मूल विधि आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, बेसिक लॉ में आप इसको पढ़ते हैं। देखो लोकहितवाद क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, यह 1979 तक कहीं भी इसका जिक्र नहीं था, 1979 तक नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्या है, यह संविधान में है क्या? नहीं, संविधान में नहीं है कहीं भी, नॉट डिस्कस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में वर्णित नहीं है, नॉट डिस्कस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका फिर जन्म कहाँ से हो गया, कहाँ से ये शब्द आ गया? इसका जन्म सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। भाई जो चीज़ें संविधान में नहीं है तो उसमें क्या है, फिर मैंने कहा था आधार किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को। तो इसका जो बर्थ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस से हुआ है। कैसे इसका बर्थ हुआ? तो एक बहुत केस हुआ 1979 में, उस केस को लिखना। 1979 का एक केस है, हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, वर्सेस बिहार स्टेट, 1979 का है। अब देखो ये केस क्या है, दरअसल में हुसैन आरा एक कैदी थी, और हुसैन आरा जो कैदी हैं, आपने देश में देखा होगा, जैसे मान के चलो आपको किसी मामले में जो सज़ा सुनाई गई वो 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, और किसी वजह से 2 वर्ष सज़ा के बाद में आपको आपको जेल में बंद रहते हुए 2 वर्ष हो गए हैं, तो आपको छोड़ दिया जाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आपकी कॉमन समझ क्या कहती है? आप कहेंगे बिल्कुल छोड़ दिया जाना चाहिए, 2 वर्ष की सज़ा हुई और आप सज़ा काट चुके, तो आपको रिहा कर देना चाहिए। लेकिन हमारे देश में आप देखोगे कि उस समय की बात बता रहा हूँ आपको, 1979 की, 40,000 ऐसे कैदी थे। इस केस में यही बात की गई कि 40,000 ऐसे आपका जो बंदी थे जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी लेकिन रिहा नहीं हुए थे। किसी को 10 दिन ज़्यादा हो गए थे, किसी को 6 महीने ज़्यादा हो गए, किसी के परिवार में कोई नहीं था एक्टिव करने के लिए कि भाई रिहाई के कागज़ भी कोई बनवाए, तो किसी को 1 वर्ष ज़्यादा हो चुका था, किसी को 2 वर्ष ज़्यादा हो चुके थे सज़ा काटने के अलावा। तो वो जो अतिरिक्त सज़ा ही तो भुगत रहे हैं वो, किसी को 4 वर्ष हो चुके थे, किसी को 6 वर्ष हो चुके थे। तो 40,000 ऐसे कैदी थे, तो हुसैन आरा उन्हीं में से एक कैदी हैं। तो हुसैन आरा की तरफ से, हुसैन आरा की तरफ से एक यहाँ पे एक एडवोकेट थी, एक वकील थी, उनका वकील का एडवोकेट का नाम है आपका क्या बोलेंगे, कपिला हिंगोरानी। इन्होंने एक याचिका दायर की, कपिला हिंगोरानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेके गई, और उस समय पर जज थे आपके कौन, पीएन भगवती। जज कौन थे वहाँ पे? पीएन भगवती, सुप्रीम कोर्ट में। तो एक याचिका दायर की। अब देखो इस बात को समझो, याचिका क्या है। मैंने कहा कि एक विक्टिम होना चाहिए, जैसे आप शिकार हुए किसी अपराध के, XYG कोई भी अपराध था, तो आप शिकार हुए, तो या तो आप खुद यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है, या तो पीड़ित व्यक्ति एक केस फाइल करेगा, यानी हुसैन आरा करती हैं तो, या इनका परिवार करता, संबंधी करते, यही तो स्थिति होगी। तो अभी तक क्या होता था 1979 तक, या तो आप तो खुद, या आपके कोई फैमिली मेंबर है, आपका क्लोज रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई भी है, वो आपके लिए पहल कर सकता था। लेकिन देखो कपिला हिंगोरानी ना तो कैदी थी, ना इनकी फैमिली मेंबर थी, ना इनकी कोई फ्रेंड थी, कोई भी नहीं थी, इनसे किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं था। तो ये कौन थी? एक थर्ड पर्सन थी। तो जब थर्ड पर्सन आपके मुकदमे को लेकर के या आपके किसी केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी दायर करता है, उसी को बोलते हैं लिटिगेशन, यानी कि याचिका। याचिका किसके द्वारा दायर की जाती है? सारे लोग लिखे, थर्ड पर्सन के द्वारा। हम सब